Hello students, welcome to your very own channel, that is Easy Studies by Preeti. Today we are going to do explanation of chapter Methods of Calculating National Income. In today's video, that is part 1, we will only do explanation of value added method, that is product method, expenditure method and income method will follow up in my upcoming videos. So till then, if you like my videos, do subscribe to my channel, share and like as much as you can. So students, before starting this chapter, that is methods of calculating national income, one thing I want to tell you, that those who have not watched my previous videos, that is of chapter 2 and 3, do watch it so that you can completely understand this chapter. उन दोनों chapters की मैंने link description में डाल रखी है, go for that. सो नेशनल इनकम को हमने क्या देखा, जब व्हेन वी वर स्टडिंग अबाउट द सर्कुलर फ्लो मॉडल में हमने क्या देखा कि जो भी हमारी मींस जो भी नेशनल इनकम है वो इट कैन बी मींस व्यूड फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल्स. जैसे कि जो वैल्यू एडिशन हो रही है इकोनॉमी में, जो भी इनकम जनरेट हो रही है इकोनॉमी में और जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उनके बेसिस पे जो नेशनल इनकम को हम 3 डिफरेंट वेज में देख सकते हैं. और इकोनॉमिस्ट ने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए दे हैव सजेस्टेड 3 वेज. पहला वैल्यू एडेड मैथड, income method and expenditure method. So first of all, let us look at the value method. Students, first of all, when we are going to study about the methods of calculating national income, first of all we will see the value added method. तो जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वैल्यू एडेड मेथड में नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन. यानी कि जो भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस हैं एक इकोनॉमी में, हमारी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन्होंने जो भी एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी वैल्यू ऐड किया है, उस वैल्यू एडेड के ही बेसिस पे इसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्ट मैथड. This value added method, it is also known as product method, इसको industrial origin method और net output method भी बोलते हैं. तो यानी कि इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस का हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, तो एक अकाउंटिंग ईयर में यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में उनकी जो कंट्रीब्यूशन हो रही है उनकी वैल्यू एडेड की, दैट इज़ एस्टिमेटेड. यानी कि जो द एस्टिमेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस टू प्रोडक्शन in the domestic territory of a country during the year is equal to the market value of GDP. It is called GDP MP. तो जो भी मार्केट वैल्यू एडेड है, जो भी मार्केट वैल्यू है यानी कि जो GDP है एट द मार्केट प्राइसेस, GDP MP, इसी GDP MP को एडजस्ट किया जाता है NNPFC में in order to get the नेशनल इनकम इन द वैल्यू एडेड मेथड में. यानी कि जो डोमेस्टिक हमारे डोमेस्टिक टर्शरी के अंदर जो भी प्रोड्यूसिंग फर्म्स जो भी एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर वैल्यू ऐड कर रही हैं, उनका जो एट द मार्केट प्राइजेस, उनको क्या करते हैं, एडजस्ट किया जाता है NNPFC में. मैंने पहले ही बताया है पहले चैप्टर में दैट ये GDP MP को हमने NNPFC में कैसे चेंज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डिफरेंस ऑफ दिस GNN. तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, DP को डोमेस्टिक और नेशनल में चेंज करने के लिए हम नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे. एंड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस MP इनटू FC, ऑब्वियसली जब किसी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट से मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट जाता है तो वहाँ पे क्या ऐड हो जाता है, टैक्सेस ऐड हो जाते हैं. उनको अब मान लिया कि हमें मार्केट वैल्यू से फैक्टर कॉस्ट पे लाना है, तो हम उन्हें 90 को माइनस कर देंगे और जो सब्सिडीज हैं उनको हम प्लस कर देंगे इन ऑर्डर टू गेट द NNPFC फ्रॉम GDP MP. नाउ लेट अस सी वन बाय वन कि अब ये हमने यहाँ तक तो समझ लिया. अब हम ये समझते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड में कैसे कैलकुलेशन होती है. तो यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड में जो आउटपुट की वैल्यू है उससे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को डिडक्ट कर दिया जाता है. अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. वैल्यू ऑफ आउटपुट में सबसे पहला तो आपका सेल्स आता है. यानी कि मान लिया
कि जो भी सेल्स हो रही है, अगर ये एंटायर आउटपुट एक पूरे अकाउंटिंग ईयर में सेल हो जाता है तो केवल सेल्स को लिया जाता है। लेकिन अगर मान लिया कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसमें से कुछ अनसोल्ड रह जाए या कुछ का सेल ना हो पाए तो वो उसमें आ जाता है हमारे डेल्टा स्टॉक में, चेंज इन स्टॉक, और ये ऐड हो जाता है फर्म्स के इन्वेंट्री स्टॉक में, added in the firm's inventory stock. So we can say that value of output it is equal to sales plus the change in stock. ये change in stock को हम कैसे calculate करते हैं? This change in stock is calculated as the difference between the closing stock and the opening stock. So it refers to the so we can say that value of output it is equal to sales plus change in stock. Change in stock क्या है? जो हमारा अनसोल्ड आउटपुट रह गया है एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको स्टॉक में लिया जाता है। इन दोनों को ऐड करके हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाता है। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। व्हाट इज दिस इंटरमीडिएट कंजम्पशन? इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जब हम बात करते हैं तो हम वहाँ पे नॉन फैक्टर इनपुट्स की बात करते हैं। नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं? जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है प्रोडक्शन में ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज द नॉन फैक्टर इनपुट्स। इन नॉन फैक्टर इनपुट्स में हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो हमारे फैक्टर इनपुट्स हैं उनको नहीं ऐड करते हैं। ओनली द नॉन फैक्टर इनपुट्स लाइक द रॉ मटेरियल विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन दे आर एडेड इन द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये इनको एक साथ ले लिया हमने, ऐड कर लिया, इधर वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐड कर लिया और इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दिया और जो इनका डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू द वैल्यू एडेड। नाउ लेट अस सी सम इलस्ट्रेशंस रिगार्डिंग दिस। Now have a look at this example in order to understand the value added method. This example I have taken from your book. यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, उसमें कुछ वैल्यू एडिशंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले कि ये अज्यूम किया जाता है कि यहाँ पे जो वीट का प्रोडक्शन है इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो मीन्स कि जो यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे पास है दैट इज़ ऑफ 200। एंड इसमें इस इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हमने बताया कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम केवल नॉन फैक्टर इनपुट्स को इंक्लूड करते हैं, फैक्टर इनपुट्स को नहीं। तो यहाँ पे मान लिया कि जैसे जो सीड्स यूज़ की गई, जो फर्टिलाइज़र यूज़ किया गया, जो इरिगेशन पे एक्सपेंसेस हुए हैं, उन सारी चीज़ों को इसमें इस वीट के वैल्यू में ऐड किया गया। तो अब ये जो इनपुट्स की वैल्यू है इसको ऐड किया गया फार्मर के द्वारा, तो ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू 600 माइनस 200 विच इज इक्वल टू ₹400। अब ये जो वीट का प्रोडक्शन हुआ ये तो यहाँ पे हमारी वीट की वैल्यू हुई। अब ये जो वीट का प्रोडक्शन हुआ फर्दर इस वीट को एक फ्लोर मिल ने इसको परचेज़ कर लिया, इस वीट को। अब फ्लोर मिल वाले ने क्या किया कि इस गेहूं का आटा बनाया और इसको जो उसने 600 रुपीज़ में फार्मर से ख़रीदा था उसको वो 800 में सेल करता है। तो यहाँ पे उसने कितनी वैल्यू ऐड करी? 200 की वैल्यू ऐड करी। सेकेंडली अब जब इसने ये फ्लोर मिल वाले ने आटा बना के उसको 800 रुपीज़ में सेल किया, यानी कि 200 रुपीज़ वैल्यू ऐड की। फर्दर उसको एक बेकर ख़रीदता है 800 रुपीज़ में इस वीट को, बेकर 800 रुपीज़ में इस वीट को परचेज़ करता है और वो क्या करता है कि इसका ब्रेड बनाता है इस और फर्दर वो 1000 रुपीज़ में इसको शॉपकीपर को सेल करता है। यहाँ पे भी कितनी वैल्यू ऐड हुई है? 200। सेकेंडली अब मान लिया कि ये अब इसका इसने ब्रेड बना दिया बेकर ने, अब ये कहाँ जाएगा? मार्केट में जाएगा सेल होने के लिए शॉपकीपर के पास। तो जब ये शॉपकीपर के पास ब्रेड सेल होने के लिए जाता है तो इसने 1000 रुपीज़ में इस मीन्स ब्रेड को ख़रीदा और फर्दर वो 1200 रुपीज़ में इस ब्रेड को सेल कर रहा है, यानी कि उसने भी यहाँ पे वैल्यू कितनी ऐड की है? 200 रुपीज़। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उनकी अगर हम ग्रॉस वैल्यू को ऐड करें, जितनी वैल्यूज़ उसमें ऐड हुई हैं तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, ये आपका हो गया 2 + 2 + 2, ये हमारा आ गया 600। ये 600 आया। तो अब अगर अब हम इन सभी जो ग्रॉस वैल्यू ऐड हुई है सभी इंटरप्राइजेस से तो इट इज़ इक्वल टू 400। ऑब्वियसली 1000 माइनस
600 इज इक्वल टू द 4 इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पे जो ग्रॉस वैल्यू ऐड हुई है बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ये हमारा हो गया जीडीपी। ये हमारा हो गया जो वैल्यू ऐड हुई है एक अकाउंटिंग ईयर में, वो हमारा हो गया जीडीपी एमपी। अब इसी जीडीपी एमपी को हमने कन्वर्ट करना है एनएनपीएफसी में इन ऑर्डर टू गेट द नेशनल इनकम। इसको हम लोग थोड़े और न्यूमेरिकल से अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस विच आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम इन द वैल्यू एडेड मेथड। हमने देखा वैल्यू एडेड मेथड में प्रोडक्शन के हर एक स्टेज पे वैल्यू ऐड हो रही है, दैट इज कैलकुलेटेड। अब इसमें कुछ हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इन फ्रॉम द वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहला तो इसमें जो प्रिकॉशन है दैट इसमें ये है कि जो भी सेल एंड परचेज है सेकेंड हैंड गुड्स की, सेकेंड हैंड गुड्स की जो सेल और परचेज है वो वैल्यू एडेड एस्टिमेशन में नहीं यूज़ होती है, यानी कि दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड, या जीडीपी के एस्टिमेशन में सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि जो सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू होती है वो ऑलरेडी उनको अकाउंट किया जा चुका है उसी ईयर में जिस ईयर में वो प्रोड्यूस हुए थे। तो सबसे पहले सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है। सेकेंडली जो प्रिकॉशन ली जाती है इसमें कमीशन अर्न, तो कमीशन अर्न को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि कमीशन विच इज अर्न ऑन अकाउंट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स is included in the estimation of value added because commission is a reward for the services rendered। हमने देखा कि सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू जो होती है वो तो नहीं ऐड होती है, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स के सेल करवाने पे जो कमीशन प्राप्त हो रहा है उस कमीशन को इंक्लूड किया जाता है जीडीपी के कैलकुलेशन या वैल्यू एडेड के कैलकुलेशन में, क्योंकि इट इज़ लाइक अ रिवॉर्ड। थर्ड, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट, यानी कि जो भी ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट है उसको भी कैलकुलेट किया जाता है वैल्यू एडेड में, क्योंकि ये जो गुड्स होते हैं ये दीज आर लाइक दोज प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, और ये सिंपली ये क्यों सेल किए जाते हैं ओइंग टू देयर नीड बाय द प्रोड्यूसर देमसेल्फ। जैसे कि कार यूज हो रहा है बाय द कार यूजर फॉर ट्रांसपोर्टिंग देयर एम्प्लॉयज, सो इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू एडेड। फोर्थ हमारा है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि जो इम्प्यूटेड वैल्यू है सेल्फ कंजम्पशन की वो भी अकाउंट में ली जाती है, क्योंकि ये जो गुड्स होते हैं वो क्यों प्रोड्यूस होते हैं, ये मार्केट के लिए प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि मान लिया कि जो भी वीट प्रोड्यूस हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है फार्मिंग फैमिली के द्वारा उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। और फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। यहाँ पे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है वैल्यू एडेड के एस्टिमेशन में, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है वो उनके फाइनल गुड्स का जो वैल्यू है उसमें ऑब्वियसली इट इज़ रिफ्लेक्टेड। देन जो रेंट को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, यानी कि जो इम्प्यूटेड रेंट है ऑन द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, इट इज़ ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट, क्योंकि जितने भी हाउसेज होते हैं उनकी रेंटेड वैल्यू होती है, नो मैटर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं या रेंटेड आउट हैं। सेवेंथ नंबर पे जो सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन है उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है व्हाइल एस्टिमेटिंग द वैल्यू एडेड, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू। जैसे कि जो हाउस वाइफ की सर्विसेज हैं उनको हम मार्केट वैल्यू के बेसिस पे नहीं एस्टिमेट कर सकते हैं, तो ये जो सर्विसेज सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती हैं उनको वैल्यू एडेड में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल while estimating the national income as the market value of means of the final goods which are produced in the economy, ये means it is likely to encounter कि तो अगर हम here we are going to discuss about that how to avoid the problem of double counting। तो अगर मान लिया कि अगर हम जब नेशनल इनकम एस्टिमेट कर रहे हैं द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, तो ये मीन्स इट इज़ लाइकली टू मीन्स एनकाउंटर द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब ये प्रॉब्लम डबल काउंटिंग का कब अराइज करता है, जब किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जो वैल्यू होती है व्हेन इट इज़ काउंटेड मोर देन वंस। अब ये तब होता है जब हम डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते हैं बिटवीन द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो जैसे कि मान लिया कि अगर हम एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं,
तो वो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो अपने गुड्स को सेल करता है एज फाइनल गुड्स, और उस अपने सेल को वो अपने अगर हम एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो वो अपने गुड्स को सेल करता है एज फाइनल गुड्स, और जो उसकी सेल है उसको ट्रीट करता है एज फाइनल सेल्स। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमी, हाउ टू क्लासीफाई सेल्स ऑफ डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स एज फाइनल गुड्स एंड intermediate goods upon their means depending upon their end use। तो इस प्रॉब्लम को इलस्ट्रेट करने के लिए हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। मीन्स पूरे इंटायर प्रोडक्शन एक्टिविटी में अगर मान लिया कि जैसे जो मीन्स कि अगर हम एक प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं जो यूज़ कर रहा है आउटपुट को एज रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी एक प्रोड्यूसर का जो आउटपुट है वो अगले यूनिट में क्या हो रहा है, एज रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है या इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रूप में यूज़ हो रहा है बाय द अदर। जैसे कि हम अगर जीडीपी एस्टिमेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो अब इसको हम थोड़ा इलस्ट्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जाम्पल। जैसे कि मान लो कि एक हम फार्मर की बात करते हैं, वो फार्मर प्रोड्यूस करता है 1 टन व्हीट। फार्मर प्रोड्यूस करता है 1 टन व्हीट और इसको सेल करता है मार्केट में जिसकी वैल्यू है 400 रुपीज़। अब ये व्हीट फार्मर से कौन खरीदता है, यहाँ फार्मर से फ्लोर मिल वाले खरीदते हैं इस व्हीट को 400 रुपीज़ में। तो यहाँ पे अगर हम फार्मर की बात करें तो जो उसका होल व्हीट है वो सेल होता है 400 रुपीज़ में, जो कि फार्मर का फाइनल सेल है। लेकिन अगर हम बात करें कि उसके एंटायर एक्सपेंडिचर की बात करें, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट की बात करें, तो ये 400 क्या हो जाता है यहाँ पे, इट बिकम्स द वैल्यू ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी और एनी वैल्यू एडेड बाय हिम। अब हमने यहाँ पे बात करी कि फार्मर से मिल वाले ने इस व्हीट को खरीद लिया ऑन 400 रुपीज़। अब ये क्या होता है कि ये फ्लोर मिल के लिए ये क्या है, फार्मर के लिए ये फाइनल गुड था, लेकिन ये फ्लोर मिल के लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया। अब वो क्या करता है, इस फ्लोर को 600 रुपीज़ में फर्दर सेल कर देता है बेकर को। अब ये जो फ्लोर था वो फ्लोर मिल वाले के लिए यहाँ पे फाइनल गुड था, लेकिन जब ये बेकर इसे खरीदता है और इसको फर्दर वो बेकर क्या करता है, वो एज अ इंटरमीडिएट गुड के रूप में इसको यूज़ करता है और उससे क्या करता है, ब्रेड्स बनाता है। अब इन ब्रेड्स को क्या करता है, वो फर्दर शॉपकीपर को सेल करता है और उसकी वो वैल्यू लगाता है 900 रुपीज़। अब हम अगर इस पूरे की बात करें तो बेकर को फ्लोर मिल वाले ने फ्लोर मिल ने बेकर्स को सेल किया 600 रुपीज़ में इस फ्लोर को, जो कि बेकर के लिए इंटरमीडिएट गुड है। फर्दर ये बेकर क्या करता है, इससे ब्रेड को ब्रेड बनाता है और वो 800 रुपीज़ में सेल करता है शॉपकीपर को। अब ये शॉपकीपर क्या करता है, उसके लिए ये इंटरमीडिएट गुड है बट इट वॉज द फाइनल गुड फॉर द बेकर। अब ये इसमें वैल्यू को ऐड करता है और वो ब्रेड को सेल करता है 900 रुपीज़ में। तो अगर हम इस पूरे एंटायर चेन की बात करें, इस प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात करें, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी एक प्रोड्यूसर के लिए वो फाइनल आउटपुट है और अगले के लिए वो क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो अगर हम मान लिया कि यहाँ अगर ग्रॉसली अगर एस्टिमेट कर रहे हैं जीडीपी को, तो यहाँ क्या हुआ, 400 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 900। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, 2700 ड्यू टू द डबल काउंटिंग। लेकिन यहाँ पे मैटर क्या करता है कि जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, तो केवल जो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है वही एस्टिमेट की जाती है। और इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि जो वैल्यू ब्रेड की है 900, जो कि विच द शॉपकीपर इज सेलिंग फाइनली टू इट्स फाइनल यूजर, यानी कि हम कंज्यूमर्स को जो सेल कर रहा है वो ही केवल इंक्लूड किया जाता है। यहाँ जीडीपी हमारी 900 है, ना कि ये टोटल वैल्यू 2700, यानी कि जीडीपी
केवल फाइनल गुड्स पे लगती है, नॉट ऑन द इंटरमीडिएट गुड्स. राइट फ्रॉम द फार्मर टिल द शॉपकीपर इट इज़ अ इंटरमीडिएट गुड, बट when it goes to the final consumer it is the final good only. This one is estimated. अब हम इसको चेक करते हैं कि ये डबल काउंटिंग को कैसे मीन्स अवॉइड किया जा सकता है. तो सबसे पहला तो इसमें आता है हमारा फाइनल आउटपुट मेथड. तो इस मेथड के अकॉर्डिंग कि ये कहा जाता है कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं केवल वही कंसिडर होती हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ द जीडीपी. अब ये फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं, जैसा मैंने पहले चैप्टर में भी समझाया, इफ यू हैव सीन द वीडियो, कि जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है उनमें अब फर्दर प्रोडक्शन नहीं होना है. दे आर रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर. तो ये क्या होते हैं, ये मीन्स ये हमारे फाइनल गुड्स होते हैं. और इसमें इंटरमीडिएट गुड्स को कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि ये अभी इनमें प्रोडक्शन होना बाकी है एंड दे आर नॉट रेडी फॉर द यूज बाय देयर फाइनल यूजर. इस एग्जाम्पल में हमने जो अभी व्हीट और शॉपकीपर तक जाने का ये जो पूरा प्रोसेस इस एग्जाम्पल में देखा है, अब ये जो ब्रेड यहाँ पे फाइनल कंज्यूमर को सेल हो रहा है वो फाइनल गुड है. और जो फाइनल गुड की वैल्यू है यानी कि 900, दिस 900 will be only estimated in the calculation of GDP. Second is the value added method. Value added method से हम कैसे ये डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं. ये इस मेथड के अकॉर्डिंग जो सम टोटल होता है ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, वही केवल कंसिडर होता है इन द एस्टिमेशन ऑफ द जीडीपी. अब वैल्यू एडेड यहाँ पे रेफर करता है, जो मैंने पहले ही समझाया है कि वैल्यू एडेड रेफर करता है द डिफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट. अब इस एग्जाम्पल को अगर हम वैल्यू एडेड मेथड में देखें तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले 400 यहाँ पे कंसिडर होगा, प्लस 200 प्लस 200 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 900, जो हर एक हमारे स्टेज पे लगा है. यहाँ 400 से 600 ये कितनी वैल्यू हो गई हमारी. पहली तो ये 400 जो कि फार्मर को मिली है, उसके बाद यहाँ पे इसको मिल वाले को कितना फ़ायदा हो रहा है, 200 का फ़ायदा हो रहा है. फर्दर बेकर उसको 800 में सेल कर रहा है, उसको भी 200 का फ़ायदा हो रहा है. उसके बाद से शॉपकीपर को जो कि 900 में सेल कर रहा है उसको 100 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है. तो ये 4 200 200 100 ये हो गया 900 रुपीज़ हमारी इंक्लूड होगी इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी. आई होप दैट हाउ टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज क्लियर टू यू. नाउ वी विल सी सम न्यूमेरिकल, one easy numerical we will see and one tough numerical. Now there is a data given on your screen that is okay, and out of this data हमें calculate क्या करना है. सबसे पहले we have to calculate the value added by firm A and B. There are two firms, firm A and B, and we have to calculate the value which is added by both these firm A and B. Now look at the data on your screen. सबसे पहले we will calculate the value which is added by firm A. So first of all we will see the sales by firm A and we will deduct that sales from the purchase by firm B, from the purchases by firm B. Sales by firm A minus purchases by firm B plus the delta stock or the change in stock. Delta stock or change in stock will be added to that. So let us see that what was the sales of firm A. Sales of firm A we have 100 lakh. These data are given in lakh, 100. Then what are the purchase, what it has purchased from firm B. So purchases from firm B by firm A is 40. So we will deduct this 40 from 100. Then we have to add the delta stock. Delta stock means it is the closing stock minus the opening stock. 20 lakh minus 25 lakh. So delta stock is given over here. Closing stock of firm A is 20 and opening is 25. So now let us solve it numerically. So 100 lakh minus 40 lakh, and this is 500 lakh minus 40 lakh. Then this answer will come in
minus, okay, minus 5 lakh, what we will get? 55 lakh. You all know why this sign will come as minus, don't need to tell you. You all know why it will be minus sign. So I don't think that I need to explain that basics of mathematics over here. So now let us see this was, I think sales by firm A is clear to you. Purchase by whatever sales firm A has done, that is 100 lakh, and the purchase is by firm B is 40 lakh. Then we have to add this change in stock, the delta stock, which is 20 minus 25, and it has come 100 minus 40 minus 5 minus में साइन क्यों आया है? It's the basic of mathematics and I don't need to explain in my class. So I hope this much is clear. Now let us see that what is the condition was firm A. Now let us see that how we have to calculate the value that which is added by firm B from the given data. First of all, we will see the sales of firm B as we did in the first case. Sales of firm B, then the purchases it has done from firm A, purchase minus the purchases from firm A, then plus the change in stock. Here we have the closing stock is change in stock. First of all, let us calculate. The closing stock is 35 lakh and the opening is 45 of this firm B. So now let us put the value to these formulas. So sales by firm B is 20 lakh. Sales by firm B is 200 lakh minus purchases from firm A over here is 60 lakh, and this change in stock we have the change in stock over here we have minus 10 lakh. Now let us solve it. The answer is 130 lakh. Okay. So the answer of firm A was 55 lakh, whereas the answer to firm B is 130 lakh. Now let us see one more numerical from this given data. This given data, we have to calculate the gross value added or the GDP-FC. The GDP-FC from the given data. Now let's see that what we will do. So first of all, the value added by firm A was 55 lakh. The value which was added by firm B, for what we see that the value added by firm A is 55 lakh and the value which was added by firm B was 130 lakh, as we have solved this numerically. Now what we have to calculate? We have to calculate the GDP-FC. So first of all, let us look at the formula. Here we have to add the value. What we have to do here is, first of all, we have to put into value, the formula that we have to apply is the value added by firm A plus the value added by firm B minus the net indirect taxes or the NIT. Now let us put all these into value. First of all, rupees 130 lakh, and the NITs here are given, net indirect taxes is given over here. As the last you can see it is 30 lakh. Okay, माइनस इसको हमें करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है, that is 30 lakh. And the answer that we will get from here is, first of all, 55 plus 130, it is equal to 185. 185 minus 30, the answer is rupees 155 lakh. This 155 lakh is the GDP-FC or gross domestic product at factor cost or the gross value added. Okay, so now let us look at some more numericals. There is data given on your screen, and with the help of that data we have to calculate the gross value added at market price. Here the data of different sectors is given over here, yani ki we have to calculate the GDP MP
we have to calculate over here. So first of all, what we see that we have to take the value of output of different sectors and we have to deduct the value of the intermediate inputs which were purchased by these different sectors. So first of all, let us see that what was the value of the output of the different sectors. In the primary sectors, it was 800 plus in the secondary sector it was 800 lakh. All these data are given in lakhs. 800 lakh plus 200 lakh plus in the tertiary sector it is given 300 lakh, and we have to deduct simply the intermediate inputs or the intermediate inputs purchased by these different sectors. So of the primary sector we have 400 minus 100 minus 50. So after solving all these, what do we see? That 1000, 1300, then our answer is 750 lakh. You people are champion in adding and deducting. Should I do it for you? 100 plus 200 plus 300, it is equal to 1300. 1300 minus 400. 1300 minus 400 is equal to 900. 900 minus 100 is equal to 800. 800 minus 50 is equal to 750 lakh, that which is our answer. Now one more numerical we have to solve with the help of this data. Let us look at that. Now from the given data we have to calculate the national income. So obviously we know that in order to take out the national income, what we have to do? Okay, so from the given data we have to calculate the national income. In order to take out the national income, first of all GDP MP हमने निकाल लिया है. GDP MP is given over here 750. Then from that we have to deduct the consumption of the fixed capital. Consumption of fixed capital is clearly given over here. It is 80 lakh minus the net indirect taxes. Net indirect taxes in our data it is given 50 minus 50. Then we have to add the subsidies. Subsidies it is given at the last point plus 20 lakh. Then what we have to do? We have to add the factor income received by the residents from the from rest of the world. One more thing, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है तो हमें ऐड करना है, लेकिन अगर ये टर्म दिया है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम हमेशा माइनस करेंगे. ओके, सो ओवर हियर द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इट इज गिवन 10 lakh received by the residents from the rest of the world, it is 10 lakh. देन हमारे यहाँ से कुछ फैक्टर पेमेंट की गई है जो हमारे यहाँ के नॉन रेजिडेंट्स हैं उनको, उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, दैट इज़ माइनस 20. अब हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? लुक ओवर हेयर इन, आई डोंट हैव स्पेस ओवर देयर, सो आई एम कैलकुलेटिंग इट फॉर यू ओवर हेयर. ओके, तो यहाँ पे हमारा 750 जो हमारी GDP MP है उससे हमने कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को माइनस किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया, उसमें हमने सब्सिडीज़ को ऐड किया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड किया और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर दिया. हमारा आंसर यहाँ पे आता है, हमारा नेशनल इनकम निकल के आ गया है ₹630 lakh, which is our answer. So I hope that value added method is clear to you people. In my next video I will continue with the calculation of national income by expenditure method and income method. Till then, keep on practicing the value added method. We will meet soon in my next video. Thanks for watching. If you like my videos, do subscribe to my channel.